फारूक सत्तार साहब। क्या हुआ? इतनी तो गर्लफ्रेंड को भी मिलन करता है। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि हम हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात हैं और उसके बाद जहाँ हम कई बातों पर हुकूमत के साथ मुत्तफ़िक हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि हमें हुकूमत की बड़ी जमात की बहुत सारी तजावीज़ पर, बहुत सारे इक़दाम पर हमारा इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ हो भी सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात से भी अगर मैं अपनी गुफ्तगू करूं तो कहीं ना कहीं मेरी तनकीद मेरे इत्तेहादी भाइयों को थोड़ा तकलीफ दे सकती है, जिसके लिए मैं उनसे पेशगी माजरत चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, स्पीकर साहब तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखें। उनको बिठाएं अफरीदी साहब। स्पीकर साहब, आज एक तारीखी मौका है। अल्लाह ताला ने हालिया पाक भारत जंग में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी अता की है और ये मार्का तो हमने मार लिया, जिसमें हम अफ़वाज पाकिस्तान के सरबरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और अफ़वाज पाकिस्तान के जो तीनों शोबे हैं, आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, उन्होंने अपनी अपनी जगह जिस तरह अपनी पेशावराना महारत का सिक्का जमाया, पूरी दुनिया ने उनकी परफॉर्मेंस का लोहा माना और अल्लाह ताला ने पूरी अक़वाम आलम में आज हमें सर उठाकर चलने का मौका दिया। इसके लिए हम अफ़वाज पाकिस्तान, उनके सरबरा और अवाम पाकिस्तान और जो हमारी हुकूमत है उसको जितनी मुबारकबाद दे कम है, जितना शुक्रिया अदा करे कम है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। अब इस मौके से हमें फ़ायदा उठाकर अब जो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है वो वॉर टू वेलफेयर के जंग से अब हम किस तरह लोगों की बेहतरी, लोगों की फलाह, लोगों को मौका देना कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कम करेंगे, अफराते ज़र के जो आशारिये हैं, जो आदाद शुमार वो 4.6 हो या 7 हो, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश और अशियाए ज़रूरत आज भी एक आम गरीब और मुतवस्सत तबके के आदमी के बसात से और उसकी पहुंच से बाहर है। उसके लिए 3 वक्त का खाना खाना, इज्जत के साथ रोजी कमाना आज भी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये पाकिस्तान के जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, सिर्फ वो नहीं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर भी एक तबका है जो अपनी सफ़ेद पोशी के भरम को किसी तरह भी कायम रखने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात को सराहता हूँ कि बहुत सारे इक़दामात बहुत मस्बत और बहुत खुशाइंद पेशरफ्त है। मसलन तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दी गई और 6 लाख से 12 लाख, अब 5%
से टैक्स नहीं देना, बल्कि 1% के रेट से टैक्स देना। एक नहीं, 6 से 12, आप देख लें इसको, 6 से 12 1% के हिसाब से अब टैक्स देना है, 5% से नहीं। ये वजीर खजाना की वफाकी जो बजट की तकरीर है, वफाकी वजीर खजाना, उसमें भी ये दर्ज है। तो स्पीकर साहब, ये रिलीफ अपनी जगह है, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर को रिलीफ दी गई है। इसी तरीके से हाउसिंग के शोबे को भी रिलीफ दी गई, और जो 7% की एक्साइज ड्यूटी थी ये कम की गई। मैं और मेरी जमात इसका खैर मकदम करते हैं, और इससे जो हाउसिंग की सनत बैठ गई थी, अगर 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो प्रिजम्पटिव टैक्स लिया जाता है हाउसिंग के शोबे से, मेरे जो बस्तियां बसाने वाले उनसे और रियल इस्टेट से भी मेरे ख्याल में 50 अरब रुपए का टैक्स ये सनत हमें देती थी। अब 25 अरब भी नहीं रहा जब से 7E लगा है। तो हमें आमदनी चाहिए या सिर्फ कागजों में टैक्स के एक खाली खुली के अहदाफ? हमें टारगेट्स चाहिए या जेन्युइन रियल आमदनी चाहिए? टैक्स बढ़ाते जाएं, टैक्स लगाते जाएं, अपने रेवेन्यू, अपनी आमदनी को कम करते जाएं। इस वक्त मौका है पैराडाइम शिफ्ट का। इस वक्त मौका, ये टैक्स रिफॉर्म्स के नाम पे ये टैक्स स्टॉर्म हो रहा है, टैक्स रिफॉर्म नहीं है। टैक्सों की भरमार अभी भी है। देखें, मैंने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया, खुशाइन बात है। हाउसिंग के शोबे में एक्साइज ड्यूटी खत्म की, खुशाइन बात है। तो भाई लगे हाथों 7E भी खत्म कर दें। और ये जो एक फाइनेंस बिल में शिक आ रही है कि जो टैक्स ना दहिंदगान होंगे, टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर को इख्तियार दिए जाएंगे गिरफ्तारी के। एक तरफ आप इंटीग्रेशन, एक तरफ आप जो है वो टैक्सेशन के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को हरासा कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो ये कैरेट एंड स्टिक भी नहीं है, ये तो स्टिक की पॉलिसी है। स्पीकर साहब, ये कैसे काम चलेगा? तो ये भी गिरफ्तार अगर किया जाएगा तो मेरे ख्याल में आपकी इकोनॉमी का बट्टा बैठ जाएगा। आपका जो मौका है वो आज से चला जाएगा। इस ट्रेन में और बस में सवार हो जाएं, लोगों के साथ खड़े हो जाएं, आवाम के साथ खड़े हो जाएं। एक ऐसा बजट दे। हमने आपकी रहनुमाई के लिए चंद दिनों पहले ये वाहिद MKM पाकिस्तान ने जो शैडो वफाकी बजट पेश करती है, इसमें आमदनी का तखमीना भी है और अखराजात का भी तखमीना है। वॉर टू वेलफेयर में करना क्या है? जंग अब भी लड़नी है, इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़नी है, जहालत के खिलाफ, भूख के खिलाफ, अफलास के खिलाफ, लोगों की बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। अब ये जंग हमें जीतनी है, लोगों के दिलों को जीतना है। सरहदों का दिफा हुआ है, अपनी इज्जत और नामूस का दिफा हुआ है, अपनी सलामती को मजबूत और मुस्तहकम किया गया है। लेकिन स्पीकर साहब, आज की दुनिया में वही ममालिक सही मानों में आज़ाद, सावरन, खुद मुख्तार हैं जो माशी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार और सावरन है। जो माशी तौर पर आज़ाद, सावरन और खुद मुख्तार नहीं है, वो कहीं ना कहीं गुलामी का बोझ ढो रहे हैं। स्पीकर साहब, हमें माशी तौर पर आज़ाद होना है, माशी तौर पर खुद मुख्तार होना है, और उसके लिए हमें ये देखना है कि डायरेक्ट टैक्स की बेस को कैसे वसी करेंगे। मुझे ये भी खुशी हुई देख के कि पौने 6,000 बल्कि 5,25,000 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्स का
आपका जारिया साल का तखमीना था और उसकी रिकवरी ज्यादा हुई है रिवाइज बजट में, और अगले साल के लिए 7,800 सवा 1,200 अरब रुपया बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी वफाकी वजीर खजाना से पूछा, मुझे बताएं एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स बड़ा कन्वीनियंटली कनिंगली फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम 7 एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। छोटे जमींदारों को छोड़ दें, अगर तनख्वाहदार तबके पर 6 लाख से ऊपर टैक्स है 1%, 12 लाख तक, उसके ऊपर 2.5%, हर जगह शरह को कम किया गया। आप किसानों, हारियों, जमींदारों पर आप टैक्स की सीलिंग को 50 लाख कर दें, लेकिन जो 50 लाख से ऊपर करोड़ों, अरबों और खरबों की आमदनी है, क्यों इस उज़्र और बहाने के पीछे छुपते हैं कि ये टैक्स सूबाई है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में इसे सूबों को दिया गया, ये लोगों को उलझाया जाता है, IMF को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं, बल्कि इससे पहले PTI की हुकूमत भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, किसी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया। स्पीकर साहब, आपके पास 10,000 तरीके हैं, आप चारों सूबों से आर्टिकल 147 में चारों सूबे मिलकर अपनी असेंबली से मंजूर कराएं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी FBR जमा करेगा, वफाकी हुकूमत जमा करेगी, हम नहीं करेंगे, ताकि IMF के सामने और पूरी दुनिया के सामने आए कि अगर तनख्वाहदार तबका, मजदूर, जो सर्विस करने वाले, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे टीचर्स हों, असातिज़ा हों, चाहे किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो अपनी तनख्वाह पर टैक्स देते हैं, अपनी आमदनी पर टैक्स देते हैं, तो फिर ज़रूरी आमदनी वडेरों, जागीरदारों, बड़े ज़मींदारों को भी फिर टैक्स देना चाहिए, उन्हें भी अपनी आमदनी पर टैक्स देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं होगा तो खुदा की कसम ये स्टेटस को ख़त्म नहीं होगा। ये नाइंसाफ़ी अगर कायम रही तो आम आदमी भी फिर क्यों टैक्स दें, फिर रिटेलर भी क्यों टैक्स दें, फिर नॉन फाइलर भी क्यों फाइलर बने। आप कोई वजह तो बताएं कि वो टैक्स क्यों दें। हाँ, ताजरों से कहें, रिटेलर से कहें, रियल एस्टेट से कहें, ब्रोकर से कहें, बिल्डर से कहें कि वो भी अपनी आमदनी को बतदरीज सही आमदनी को जाहिर करना शुरू करें। अगर अपनी सही आमदनी, असल आमदनी को शो करना शुरू करेंगे तो खुदा की कसम इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम ईरान के साथ भी खड़े होंगे, धड़ल्ले के साथ सीना ठोक कर इसराइल की मजम्मत कर रहे होंगे, और पाकिस्तान के जरी अवाम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा वक्त आया अगर पूरे उम्मते मुस्लिमा पर, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने ईरानी भाइयों और अपने दीगर भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां मजम्मत करते हैं इसराइल की इस जारियत की, इसराइल की सफाकी की, दरिंदगी की, दहशतगर्दी की, फाशिज्म की, वहीं पर उसे ये पैगाम भी देते हैं कि पाकिस्तान हर तरह से, पूरी तरह से अपने ईरानी भाइयों के साथ है, गजा और फ़लस्तीन के भाइयों के साथ है। लेकिन स्पीकर साहब, मेरी इस बात में उस वक्त मजबूती आएगी जब हम माशी तौर पर भी अपने पैरों पे खड़े होंगे, और उसके लिए हमें अगर 1,250 अरब रुपए आप बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे उसका पता तो चले। कैसे? क्या वेल्थ टैक्स आप बढ़ाएंगे या वेल्थ टैक्स जमा करेंगे? कहां से आप इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जमा करेंगे? 1,250 अरब रुपए कहां से लाएंगे? जबकि हालिया साल में सेल्स टैक्स की मद में 1,500 अरब, 1.5 ट्रिलियन रुपए
की रिकवरी एफबीआर नहीं कर सका है। 1.5 ट्रिलियन 1500 अरब रुपए सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में खसारा है। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स के हदफ को बढ़ाते हैं जो कि बिला वास्ता टैक्स है, तो कैसे करेंगे, उसका जवाब वजीर खजाना की तकरीर में नहीं है। सबसे मेरा पहला सवाल तो ये। दूसरा, अब आपको फैसला करना है, मेक और ब्रेक है कि एक टैक्स ज़्यादा मईशत सिर्फ महासिल, सिर्फ टैक्स का टारगेट कि ये जमा करना है, किसी तरह ये हो जाए, तो स्पीकर साहब ये इस तरह काम चलेगा नहीं। मईशत बैठ रही है टैक्सों के बोझ तले, आम आदमी की कमर झुक गई है, वो जिंदा दरगोर हो गया है, जीते जी मर गया है, सफ़ेद पोशी के भरम को छुपाकर अपनी इज्जत को लेकर खुदकुशी कर रहा है। बागियाना रुझानात जन्म ले रहे हैं। कल अगर वो सड़कों पर निकल आया तो स्पीकर साहब ये सारे अहदाफ ये धरे के धरे रह जाएंगे। अब हमें प्रो पीपल, अवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त, हमें देखें, इंटरेस्ट रेट आपने कम कराया 23 से 11, आप अंदिया दें कि इसे हम और कम करेंगे और 9% करेंगे। हमने अपने शैडो बजट में कहा। आप ये कहें कि तेल, बिजली और गैस की कीमतों को हम कम करेंगे, और कम करने का आसान फॉर्मूला है कि डबल टैक्सेस है, तेल पर भी टैक्स है और अगर उस तेल से बिजली बनती है तो उस पर भी सेल्स टैक्स। ये तो, और फिर जो तेल है उस पर 1300 अरब की पेट्रोलियम लेवी अलग, जिसे हर सियासी जमात, पीटीआई जब ऑपोजिशन में होती है तो कहती है गुंडा टैक्स है, भत्ता है। जब पीएमएलएन ऑपोजिशन में होती है तो कहती है भत्ता है, गुंडा टैक्स है। पीपल्स पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो कहती है भत्ता है, ये गुंडा टैक्स है। तो अगर सारी बड़ी जमातें ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स कहती हैं, और जब हुकूमत में आती है तो वो पेट्रोलियम लेवी कायम रहती है, और अब सोने पे सुहागा, जलती पे तेल, अब एक कार्बन लेवी भी लगा दी, 2.5% की कार्बन लेवी लगा दी। तो आप यहाँ कहाँ जाएंगे स्पीकर साहब? तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें सोचनी है। फिर IMF के किताबचे कहते हैं कि हमारा GDP जो प्रोजेक्ट करना है वो 1,45 अरब है GDP, जिससे आप शरह नमू ग्रोथ रेट को आप नापते हैं, जिससे आप बजट के खसारे को नापते हैं कि 4% है, 5%, 6 या 7%। वो 1,35,000 कह रहा है, आपकी किताब कह रही है 1,14,000। तो बताइए कि फिर अगर 1,14,000 पे वर्किंग होगी तो फिर 1,35,000 का क्या करेंगे हम? हमारी बेस सही होनी चाहिए। ये वो जेन्युइन सवालात है जिस पे इकोनॉमी की बुनियाद रखी जानी है। इस मौके से फ़ायदा उठाना है, लोगों को तामीर व तरक्की के और मईशत के अमल में शामिल करना है। एक ऐसा बजट देना है, ऐसा बजट मंजूर करना है जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सफ़र पर हमें ले जाए, जो एक वेलफेयर बजट हो, जो जहालत, भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई के ख़िलाफ़ ऐलाने जहाद हो। स्पीकर साहब, लोगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, तेल, बिजली, गैस की कीमत कम करने के लिए बहुत आसान फार्मूला है। रिस्क लें, 5,500 अरब का है ना आपका ये टैक्स, रिस्क लें। पहले 3 महीने में आप 17% से इस टैक्स को कम करके 15 करें, जुलाई तक सितंबर तक दिसंबर 13%, जनवरी तक मार्च 11% और मार्च तक जून 9%। आप करके देखें आपके लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। आपका रेवेन्यू का भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपका वैसे ही डायरेक्ट टैक्स का हदफ आपने ज़्यादा दिया है। तो स्पीकर साहब, बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। और ये आर्टिकल 147 में सूबों को
ये इख्तियार वफाक को दे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स FBR और वफाक जमा करे, वरना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आर्टिकल 153 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाए, मुश्तरका मवादात की काउंसिल में ले जाए और वहां बैठकर चारों सूबे फैसले करें कि वफाक जमा करे। क्यों सूबे की लायबिलिटीज के मलबे में इस टैक्स को दबाया जाता है? तो स्पीकर साहब, मेरा एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आर्टिकल 160। अब मैं आता हूं कि पिछले साल जब आप डिफॉल्ट के करीब थे तो फिर हम हाय कार करते थे, आसमान सर पे उठाते थे और हम कहते थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। इस साल न मैंने वजीर आजम, जो कि इंतहाई काबिल एहतराम है, कुछ इक़दाम अच्छे किए, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने मजबूत आसाब का मुजाहरा किया पाक भारत जंग में, लेकिन इस बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कोई बात नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि देखें, फिर ऐसी बात करनी पड़ती जो तल्ख होती है। वजीर खजाना ने भी नहीं की, मेरे भाई इसाक डार मेहनत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहाँ चला गया? इस साल की चार्टर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये नहीं होगा, कल मैं भी नहीं हूँगा असेंबली में, शायद आप भी ना हो, नए लोग आएंगे, यही सारी बातें होंगी। थोड़ा आदाद व शुमार को आगे पीछे करके लोगों को कहीं यहाँ रिलीफ देंगे, कहीं वहाँ, ड्राइंग रूम के सोफे को इधर, कुर्सी को उधर, डाइनिंग टेबल को इधर। स्पीकर साहब, इस तरह काम नहीं चलेगा, ऐसे काम। और इसे अच्छा, अब ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें अफरीदी साहब। इस तरह नहीं होता, आप खामोश रहें। बोले ही ना बोले। सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चार्टर, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चार्टर। अच्छा, NFC पर कोई बात नहीं हुई। 2008 में 7वां NFC हुआ, उसके बाद से अब तक NFC नहीं हुआ। हमने प्रपोज किया है इस आईनी तरमीमी बिल में, यह है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चेपिद्दी का शोरबा, वियतनाम, आज उनकी एक्सपोर्ट 200, 300 अरब डॉलर है और हम आज 30 अरब डॉलर पर हम रुके हुए हैं। स्पीकर साहब, हमारी 1 मिलियन बेल कॉटन से बांग्लादेश 6.5 अरब डॉलर कमाता है। 6 अरब डॉलर हमारी 1 मिलियन बेल कॉटन से, और हम 1 मिलियन बेल कॉटन से 1.5 अरब डॉलर कमाते हैं। ज़र मुबादला वो 6 अरब डॉलर और हम 1.5 अरब डॉलर। ये सारा वो फ़र्क है वैल्यू एडिशन का, जो इंसेंटिव्स देने छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, SMEs को। ये बहुत काम की बात है। मैं बजट पे बात कर रहा हूँ, बजट की ये स्पीच है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा सियासी बातों को मिक्स नहीं किया है। स्पीकर साहब, तो पहला रिफॉर्म चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। दूसरा NFC, और NFC में आर्टिकल 160 क्लॉज 2 सब क्लॉज D प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि वो अपनी तरफ से कोई भी एजेंडा NFC को दें, 8वां NFC कायम करें, तश्कील दें, उसकी मीटिंग कराएं और वहाँ पर आर्टिकल 160 क्लॉज 2 क्लॉज D के तहत इख्तियार दें कि जनाब सिर्फ मरकज से सूबों को वसाइल की तकसीम का फार्मूला ना दें, बल्कि मरकज से बराह रास्त पाकिस्तान के 130 शहरों और 130 जिलों को भी उसी फार्मूले के मुताबिक, अगर 5.5 करोड़ आवाम 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल मरदमशुमारी 2 करोड़ 5 लाख कराची में भी रहते हैं, जो कि सिंध का हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। लाड़काना में भी इंसान बसते हैं, नवाबशाह में इंसान बसते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है
कि मरकज से सारा पैसा आए तो वो वजीर आला हाउस में पार्क हो, लाड़काना का मेयर का उसमें कोई हिस्सा ना हो, उसकी कोई मर्जी ना हो अपने शहर को डेवलप करने की। जामशोरो, लाड़काना, कश्मीर, जैकबाबाद, ये शहर, फिर कराची जो चलता है तो मुल्क चलता है। कराची जो आपकी मईशत का हब है, जो तरक्की का इंजन है, और वो मैं बहुत ही दुखे हुए दिल के साथ कहता हूं, विद अ वेरी हैवी हार्ट, कि वो माजरत के साथ तमाम बड़ी जमातों की नज़र में, उनकी पॉलिसी में, उनके इक़दाम में लोएस्ट प्रायोरिटी पर है, निचली तरजीह पर है एक कंसेंसस है नेशनल कि कराची को, अब कराची में सिर्फ उर्दू बोलने वाले मेमन, गुजराती, मारवाड़ी नहीं रहते, अब वहाँ पर मेरे सिंधी भाई भी रहते हैं, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी, गिलगित का, ट्राइबल एरिया का, सब रहते हैं। असल पाकिस्तान अगर कहीं है तो वो कराची में है। और उसी पाकिस्तान के लिए 3.5 अरब रुपए K4 के लिए हमने वजीर आजम से बात की, उन्होंने कहा नहीं रखेंगे 30 अरब, 20 अरब तो रखेंगे और जितने चाहिए इस साल मंसूबा मुकम्मल करेंगे। जून 2026 में इंशाअल्लाह मुझे भी यकीन है कि हम और PMLN मिलकर कराची के 4 करोड़ आवाम को 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी फराम करेंगे इंशाअल्लाह। बस शेर पढ़े ये मुझे भाई, शेर मैं पढ़े। कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात अहम है, आपके मुल्क के लिए शेर के अहम मुंतज़िर है, हैं। कौमी यकजहती के लिए अहम है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर गिलगित बल्तिस्तान को दें 50 अरब रुपए आप दे रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को 50 अरब रुपए दे रहे, बहुत अच्छी बात है। 70 अरब रुपए जमशुदा जिलों को दे रहे हैं, 70 अरब जमशुदा दे। फिर कराची को भी तो एक ब्लॉक एलोकेशन में अर्बन पैकेज के नाम पे नहीं, K4 के नाम पे नहीं, सर्कुलर ट्रेन के लिए, सीवेज निकासी आपके लिए और लोगों को इंसेंटिव देने के लिए कम से कम 400 से 500 अरब रुपया, इसलिए कि आपके 19,000 अरब रुपए के टैक्स और नॉन टैक्स महासिल में टैक्स, बल्कि टैक्स और नॉन टैक्स महासिल में 19,000 अरब रुपए में कराची का कंट्रीब्यूशन तकरीबन 9 से 10,000 अरब रुपए है। जिस शहर का कंट्रीब्यूशन 10,000 अरब रुपए हो, 60 से 70% हो, कराची और हैदराबाद के मुंह के जैसे ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं दिया जाता। तो आप बताइए कि ये शहर कैसे आप वाइंड अप करें, अपने फारूक भाई वाइंड अप करें। जारी और सारी रख सकता है। स्पीकर साहब, बहुत अहम बातें हैं, सोशियो इकोनॉमिक चार्टर, NFC, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको एक हरी किताब दिखाई यहाँ पर, ये आईनी तरमीमी बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी, हर जिले के लोग अपनी तकदीर के मालिक बनेंगे, अपने फैसले खुद करेंगे। स्पीकर साहब, बिजली, तेल, गैस की कीमतों में कम करें, मैंने उसका तरीका। और एक बात और, आखिरी बात प्लीज, आखिरी बात जी, हाँ, देखें, बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले, उनका औसत बिल 5,000 या 6,000 का आता है, 200 यूनिट। और अगर वो 201 गलती से इस्तेमाल कर लें, वो भी 6 माह तक 200 ना किया, रोज़ा टूट गया बीच में गलती से, तो बस उसकी सज़ा। ये कैसे मुमकिन है कि 205 यूनिट है, अब मेरा बिल आएगा उस स्लैब से जिसमें मुझे 10,000, 8,000, 225 से ऊपर है तो मुझे 10,000, 250 से ऊपर है तो 12,000, 200, 300 के करीब, 300 यूनिट है, सुने स्पीकर साहब, 300 यूनिट है तो 14,000। ये गरीब आदमी को मार रहे हैं। आप 4 स्लैब्स बनाएं, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275 और 275 से 300। आप देखें, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम,
आपके कई लोगों से मेरी बात हुई, मैं आपके तवज्जुह बस से ये आखिरी बात है प्लीज। हाँ, मुखातिब आपके तवज्जुह से, आपके तवज्जुह, मैंने पहले ही करेक्ट कर लिया। हाँ है, वो तो No सूबाई cross talk, हुकूमत में no भी cross है। talk, Brigadier हाँ, साहब, please. चट भी मेरी, ये wind पट up भी करें, मेरी, wind up करें, फारूक दोनों भाई। हाथ घी में, अब चेयर को सर एड्रेस कढ़ाई करें और में। वाइंड अप करें प्लीज। जी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा था कि देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे इस साल 700 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि एक ही फैमिली में भी कई लोग ले रहे हैं, कोई स्क्रूटिनी करें, कोई पार्लिमानी कमेटी बिठाएं, है? हाँ। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। देखें ये रूल्स के खिलाफ अब सूरत हाल क्या है स्पीकर साहब, देखें, गौर करें कि मेरी बात को मानते हैं मेरे भाई, जो अजरा पेचो साहिबा हैं, फरियाल साहिबा हैं, मानते हैं, वो कहते हैं बात सही, इस पे सोचना चाहिए। और आपके कई लोग कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 3 में डिवाइड कर दें, 200 अरब रुपया रख दें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए, 200 अरब रख दें बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम पर, जनरेट करें, लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें, उन्हें छोटे कारोबार का मौका दें, जो स्टार्टअप्स हैं ठीक उसके लिए है, दें। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया फारूक भाई। बस अब नहीं, बस अब प्लीज, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। अभी और देखें, और मेंबरान ने भी बोलना है। नहीं, आधा घंटा हो गया है बस। नहीं, मैं भी हाजिर हूं आपके लिए। माइक खोलें, प्लीज वाइंड अप करें फारूक भाई। दूसरी उन्होंने भी 40 मिनट बात की है, उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। आपको दोबारा तो मौका अगर आप दोबारा मौका बार मेरा आप- टेम्पो आप wind up तोड़ेंगे, करें, बार देखिए, मैं पर्सनलाइज तो नहीं हूं ना आपके साथ, आप तो ना वाइंड अप करें ना। करें, वाइंड अप करें। देखिए, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम जनरेशन और बेनजीर एनर्जी सपोर्ट प्रोग्राम, खुदा की कसम 700 में से 200 या 300 अरब एनर्जी को सपोर्ट दे दें, पूरे पाकिस्तान में 200 से 300 यूनिट वालों के सारे स्लैब्स जो हैं रिलीव हो जाएगा। सिर्फ चंद लाख, 1 करोड़ खानदानों को नहीं, कम से कम 5 करोड़ खानदानों के बिजली के बिलों में आसानी हो जाएगी। आप उनको बैगर बना रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आदी बना रहे हैं, सैलानी वाले खाना दे रहे हैं, जेडीसी वाले खाना दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपनी कौम के साथ? हम अपने लोगों को किस रास्ते पर डाल लें? ये सोचने की बात है। कोई एक बात भी मैं ऐसी नहीं कह रहा जो गैर मंतकी हो। वाइंड अप करें, करूंगा, वाइंड अप करूंगा इंशाल्लाह। तो एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। स्पीकर साहब, बांग्लादेश का मैंने बताया, अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब्दुल बारी इंडस हॉस्पिटल के स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल, गरीबों का टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर, पूरी दुनिया जा रही है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर बारी कह रहे कि मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं अपने हाथों से अपना ये अस्पताल ख़त्म करूं, अस्पताल, इसलिए कि एक डॉलर अगर प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च कर दें तो टर्शरी हेल्थ केयर के $42 आपके बचते हैं। अगर $1 प्राइमरी हेल्थ केयर पर, प्रिवेंशन पर करें तो $42 आपके सेकेंडरी पे बच जाएंगे। मेरा हेल्थ मिनिस्टर है मुस्तफा भाई, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि उनको आपने कितने दिए? कोई 20 अरब भी नहीं दिए। जीडीपी का 5% आहिस्ता आहिस्ता करना है। अभी एजुकेशन में हम जीडीपी का 2% नहीं गए, और ये वो जीडीपी है जो हमारी अपनी 1,14,000, जबकि IMF कहता है 1,35,000। तो हमें ये किताबचे सारे देखने चाहिए। आइए, अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात सबने की, इख्तियार बेग साहब ने भी की। मार्बल, हमारा 1 अरब का मार्बल हम स्मगल करते हैं, इंडिया जाता है, वो 5 से 10 अरब डॉलर की जेम्स, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स पूरी दुनिया की मार्केट में इंसेंटिव दे, टैक्स फ्री जोन बनाए। आपको बाहर से पैसा लाना है, यहाँ से पैसा जा रहा है। अब भी आपके इंटरेस्ट रेट दूसरों से बेहतर है। अगर 1 करोड़ रुपया कोई रखता है और उसको 9 लाख रुपए साल में मिलेंगे सूद के या मार्कअप के, तो उस पर 30% का टैक्स है। जिसने अपनी रकम पाकिस्तान में, काहे का टैक्स, क्यों टैक्स?
वो पैसा आपको काम आएगा। आप लोगों को कहें बाहर से अपना पैसा पाकिस्तान में मुंतकिल करें, भाई बाहर क्यों रखा हुआ है, यहाँ दे, इन्हें इंसेंटिव दे। उन्हें कहेंगे अगर आपका पैसा यहाँ है, आप काम करेंगे, टैक्स हॉलीडे देंगे। पूरी दुनिया ने ये किया, हमसे आगे निकल गए, हम कहाँ पर रह गए। ये एक कराची का और पाकिस्तान का बेटा, एक कराची की जमात, हैदराबाद की जमात, फिर हैदराबाद का क्या असर किया, लोड शेडिंग, एनर्जी लोड शेडिंग। निपरा का मैनुअल है 7.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने घंटे हो रही है? 18 घंटे, 16 घंटे, शुक्रिया 20 फारूक भाई, घंटे। बस शुक्रिया किस बात? बस अब वो मीटिंग होनी है, एक फाइनेंस की मीटिंग होनी है। नवीद कमर साहब ने उस पे जाना है, अब उनका मौका है। आपने रेगुलर मेंबर से 3 गुना ज़्यादा बोल लिया है। अब ये फाइनल, ये आखिरी करें, बस 1 मिनट है, मैं बंद कर रहा हूँ माइक। 30 अरब से Please. 50 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं, और फॉरेन रेमिटेंस का एक आपको छक्का मिला है। इसे रेगुलर बनाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी तो शुक्रिया अदा करें, किया है आपने। लेकिन सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, अरे कोई इंसेंटिव दे, आए ये ज़मीनें हैं फ्री में ले, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनाए आधी, और आधी पे प्रॉफिट कमाए, विन विन सिचुएशन, पैसा पाकिस्तान में आएगा। यार बिजनेस माइंडेड बने भाई, बिजनेस माइंडेड बने मेरे भाई, कर रहा हूं भाई। अब आप नॉन पीटीए स्मार्टफोन्स 1,65,000 ड्यूटी, खुदा की कसम 50,000 कर दे बिलाल कियानी, आज 50,000 कर दो ड्यूटी, 50,000 कर दें, मैं गारंटी से कहता हूं 50 अरब रुपए आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएंगे। ये 50 अरब का रेवेन्यू आप। शुक्रिया फारूक साहब, शुक्रिया जी। नवीद कमर साहब, बस अब हो गया। आपने खुद कहा था कि 1 मिनट में आप वाइंड अप कर रहे हैं। नहीं, ये 2 मिनट नहीं, बस अब हो गया ना, आधे घंटे से ज्यादा हो गया है अब जी। मैं फारूक सत्तार साहब, आपके लिए बहुत एहतराम है, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आपसे ज्यादा कौन और समझता है। वो आप बैठ जाए ना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और नोट्स उनके साथ एक्सचेंज कर लें। 2 मिनट के बाद मैं बंद कर दूंगा जी। शुक्रिया, चले माइक खोले। 2 मिनट। देखें, सोलर पैनल पर इख्तियार बेग ने सही कहा कि 18% आप उस पर भी टैक्स लगाएं, जो सोलर पैनल इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर भी लगा दें, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पर क्या उज़र दिया है कमाल का। अरे भाई इधर भी माफ़ करें, उधर भी ख़त्म करें। ऑल्टरनेट एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे जाने नहीं जाना। तो मतलब नेशनल ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल लाइफ, मेरीन लाइफ, आपकी मछलियाँ, आपके झींगे दूसरे डीप सी में आके सारे आपके झींगे मछलियाँ ले जा रहे हैं, और हम जो है वो सिर्फ देख हाथ पर हाथ मल के बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद एक आखिरी बात सुन लें, नेट मीटरिंग इस्तेसाल। 2.5 लाख लोग कराची में नेट मीटरिंग पर सोलर पैनल लगाकर बैठे हैं, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बेच रहे हैं। उन्हें बिजली 9 रुपए की पड़ रही है, वो हुकूमत को, KE को और वापडा को 27 रुपए की बेच रहे हैं। 9 रुपए की उन्हें पड़ रही है, वो 27 रुपए की बेच रहे हैं, हम आवाम को 35 की बेच रहे हैं, और उस पर टैक्स भी है। यानी 9 रुपए की उन्हें पड़ रही है, घर में बिजली मुफ्त 9 रुपए की, और बेचो। यानी जिनके पास क्लिफ्टन डिफेंस में सब ने सोलर पैनल लगा लिए, इसलिए कि बिजली ले भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, कारोबार मिल गया। तो यार इन चीज़ों को सोचें अल्लाह के वास्ते हैं। M9 हमारा इनका मरगूब और पसंदीदा मंसूबा, ये पता नहीं 10 अरब रखे, 15 अरब, M6 में रखे हैं, M6 में रखे हैं, M9 तो रखा ही नहीं है। M6 नो क्रॉस M9 टॉक, तो रखा ही नहीं। आप ये M6 चेक उल्टा करें, छप गया, वाइंड अप करें। उल्टा एरर है, टाइपोग्राफी का एरर है, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप चेयर को एड्रेस टाइपो, अच्छा ऐसा है तो देखें, अगर ये 15 अरब जो कितने दे रहे हैं, हमें एक भी नहीं दे रहे ना, 15 अरब। अच्छा, और K4 को 3.5 अरब। कसम से अगर बिलावल भुट्टो साहब और हम साथ जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और नवाज शरीफ साहब से
मियां मंशा से और गौहर एजाज साहब से कहें तो 15 अरब रुपए वो दे देंगे M9 के लिए और 3.5 अरब रुपए K4 के लिए दे देंगे। हमें वफाक से नहीं चाहिए, हमें ना दे एक पैसा भी ना दे। शुक्रिया शुक्रिया नवीद कमर साहब, बस हो गए 2 मिनट आपने कहा था, वो हो गए ना, अब हो गए 34 से 36 मिनट। इनके आप ठीक है, आप ये बैठ जाए ना, आप ये शेर के अलावा कुछ नहीं। पढ़ लेता हूं। जी माइक खोलें फारूक साहब, माइक खोले भाई वाला शेर सिर्फ यार शेर, ईमान से भीख शेर। मांग मांग के तकलीफ शेर दी पढ़े, खुदा शेर की पढ़े। कसम। हाँ शेर। जी हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देगा तो सब खसारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।